स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम वह ओम वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं एसपस के, और हमारे भी उनका स्वागत है। हम उन सभी का स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास में ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक विधा को इतनी ख्याति मिली हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग BHB में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है
उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग उसको शेयर करते हैं। ये हमारा चैप्टर है। किताबें हमारे हिसाब से सभी के पास होंगी। गवंडी जी के पास, आपके पास किताबें हैं गवंडी जी? जी सर है। बबली सिंह जी, आपके पास किताब है? अगर किताब है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको आप इसमें तो लिखा ही है, हम आपको एक अलग से पीडीएफ से पढ़ाने चाह रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो किताब बेस वही है, सारी चीजें। तो रिप्रोडक्शन है क्या, हम किसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन? प्रत्येक जीव संसार में रहते हुए, जीव वर्ग, जातिमान जीव वर्ग, तो अपनी ही जाति, अपने जीव वर्ग का एक प्रतिनिधि उत्पन्न करने की इच्छा रखता है, यही रिप्रोडक्शन है। तो हम हर आदमी, हर जानवर, हर पक्षी, हर पशु, सबकी यह आवश्यक, ये इच्छा होती है कि वह संसार में रहते हुए अपनी तरह का अपना एक प्रतिनिधि उत्पन्न कर दे, ताकि ये संसार उसके बाद भी चलता रहे। यही रिप्रोडक्शन है। यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब मानव की बात हम कर रहे हैं, तो मानव बिना सेक्स के उत्पन्न नहीं हो सकते। दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन हम उत्पन्न नहीं हो सकते। यानी मानव जो है बिना फर्टिलाइजेशन के उत्पन्न नहीं हो सकते। तो क्या प्रश्न होता है कि क्या कोई एसेक्सुअली उत्पन्न होता है? यस, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस थ्रू फर्टिलाइजेशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, जो प्रोडक्शन है मानव का, जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली, सेक्स के माध्यम से, बिना फर्टिलाइजेशन के संभव नहीं है। अब ओवीपेरस एक शब्द है। जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं और उनमें कुछ समय बाद परिवर्तन के फलस्वरूप जीवित प्राणी निकलता है, उसको ओवीपेरस कहा जाता है। जैसे जो एनिमल, ओवीपेरस माने जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप देखिए तमाम पक्षियों में है, जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं और कुछ समय बाद उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप जीवित प्राणी निकलता है, वो कहलाते हैं ओवीपेरस, जैसे पक्षियों में व अन्य प्रजातियों में। और मानव क्या कहलाता है? विविपेरस। कैसे? जो एनिमल एग के स्थान पर सीधे बेबी डिलीवर करते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। तो हम लोग किस में आ गए? हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन में आ गए और विविपेरस में आ गए। दो चीजें हमारे पास, हम लोग सीख रहे हैं उससे। तो ठीक है, अब सेक्स का निर्धारण कैसे होता है? हम लोग अब मानव की तरफ बात आ गई, हम लोगों ने कहा कैसे होगा। तो सेक्स का निर्धारण होता है किसी भी जीव, देखिए सभी के लिए, कोई हमारे लिए नहीं है, किसी भी जीव के सेक्स का निर्धारण का मापदंड निम्नलिखित हो सकते हैं। कैसे? एक क्रोमोजोमल या जेनेटिकल सेक्स जो बोलते हैं, क्रोमोजोमल या जेनेटिकल सेक्स। तो क्या है? प्रत्येक सोमैटिक सेलुलर न्यूक्लियस में 23 जोड़े, हमारे ये मानव के लिए कहा गया है, सब में अलग होता है। आप इन्हीं क्रोमोजोम के कॉम्बिनेशन के आधार पर बता सकते हैं कि अगर ये क्रोमोजोम है तो ये हाथी है, ये क्रोमोजोम है तो घोड़ा है, इतने क्रोमोजोम है तो ये बिल्ली है, इतने क्रोमोजोम है तो बंदर है, सब बता सकते हैं। इतने क्रोमोजोम है तो ये वृक्ष है, ये पीपल का पेड़ है, सर सारे। तो ये तो हमारे, अब मानव की बात करें, प्रत्येक सोमैटिक सेलुलर न्यूक्लियस में 23 जोड़े, एक सेल जो है हमारा है सोमैटिक, माना शारीरिक जो है हमारा सेलुलर न्यूक्लियस में 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। 23 जोड़े, 23 गुणे 2, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये हेरिडिटरी फैक्टर्स को, मतलब हमारे जो आनुवांशिक हैं,
उनके फैक्टर्स को समाहित किए रहते हैं, अपने में लिए रहते हैं, ये ही जीन्स कहलाते हैं। इन्हीं को जीन्स सब कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के जोड़े में एक क्रोमोसोम मां से और एक पिता से मिलता है, होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक होता है, जैसे 23 है तो 23 पेयर है, तो एक पेयर एक जो होगा आपके मदर से, एक फादर से। ठीक, यहां तक हो गया। दूसरा क्या है, गोनोडियल सेक्स। गोनाड्स में अब क्या, इसमें पुरुष में अगर पुरुष होगा तो यानी 2 टेस्टिस होना चाहिए, और अगर नारी है तो 2 ओवरीज होनी चाहिए। तो इसको गोनेडियल सेक्स कहते हैं, गोनाड्स के आधार पर। तो पहला हुआ जेनेटिकल, मतलब आपके क्रोमोसोम के आधार पर। दूसरा हुआ गोनेडियल, गोनेड्स के हिसाब से, गोनेड्स पर। तीसरा हो गया जेनिटल सेक्स। अब अब मान लीजिए टेस्टिस है भी, तो अब पुरुष तभी होगा जब पुरुष में एक पेनिस होगा और नारी में वेजिना होगी। अगर टेस्टिस है और ये नहीं है तो पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 टेस्टिस वहां होंगी और पेनिस होना चाहिए, तभी तो जेनेटिकल सेक्स, जेनेटिक वो जेनेटिकल था, ये जेनिटल है, जेनाइटल है ना। तो जेनाइटल और जेनेटिकल। फिर चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानसिकता। व्हाट इज साइकोलॉजी। कोई भी व्यक्ति मन से क्या सोचता है, क्या व्यवहार करता है, वो भी निर्णायक होता है। यानी मन से अगर वो पुरुष है, और मान लीजिए सब सारे में पुरुष है, लेकिन मन से वो पुरुष नहीं है, नारी है, तो वो नारी की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसी तरह सारे में अब नारी है और सब में गोनेडल है, जेनाइटल है, जेनेटिकल है, सब में है नारी, लेकिन वो मानसिकता उसकी पुरुष की है, तो वो पुरुष के रूप में सारा व्यवहार करेगा। मानसिकता के आधार पर विसंगतियां, ये हम लोग पढ़ लें कि विसंगतियां कितनी हो सकती हैं। बहुत विसंगतियां हैं, इनको पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग समझ जाएं कि ये क्यों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ इंडोक्राइन सिस्टम है सबसे महत्वपूर्ण, वहां नंबर 1 पर है, टॉप पर वही माना जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई सिस्टम है हमारा, तो वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि यही तो हमको तय कर, इसी के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं, भाई हम अपनी तरह का कोई जीवित प्राणी हम संसार में छोड़ जाए, क्योंकि सब प्राणी है, सबको मरने का तय है। तो क्या है, सेक्सो एस्थेटिक इन्वर्जन। मानसिकता क्या है, सेक्सो एस्थेटिक इन्वर्जन है अपोजिट सेक्स के व्यवहार, हाव भाव को अपनाना, ये मानसिकता के आधार पर है। अब इसी की श्रेणी में है कई इयोनिज्म, किसी पुरुष द्वारा नारी के हाव भाव को अपमाना। अगर पुरुष कोई है, लेकिन पुरुष माने जेनेटिकल हो, जेनाइटल हो, गोनेडियल हो, ये सब तीनों हो तो भी पुरुष वो पुरुष है, 2 टेस्टिस है, पेनिस है, और उसको XY क्रोमोसोम है, तो उसके बावजूद वो नारी के हाव भाव को माना, इयोनिज्म कहलाता है। फिर ट्रांसवर्टिज्म कहलाता है अपोजिट सेक्स के वस्त्रों को पहनने की विकृत अभिलाषा। ट्रांसवर्टिज्म, अपोजिट सेक्स के वस्त्रों को, आप पुरुष हैं तो नारी के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करें, और अगर नारी है तो पुरुष के ही वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करें। ये जो है हमारा, ये हमारा ट्रांसवर्टिज्म है। फिर सेक्स निर्धारण हेतु क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 इंटू 2 यानी 46 होते हैं। इनमें से 22 पेयर माने 44 ऑटोसोम कहलाते हैं, जो शरीर के भाग, कोई भी आंख, नाक, मुंह, अन्य शारीरिक गठन को तय करते हैं। यही बताएंगे कि आपको, आपका आंख कैसा होगा, आपका नाक कैसा होगा, मुंह कैसा होगा, और शारीरिक कैसे, हाथ पैर में कैसे होगा, ये सब गठन को तय करेंगे। 22 पेयर ऑटोसोम, इनको ऑटोसोम बोलते हैं। ये ऑर्गन्स की संरचना के ब्लूप्रिंट रखते हैं अपने में। यही शरीर के अंगों की संरचना का निर्धारण करते हैं। एक जोड़ा यानी 2 क्रोमोसोम। अब लास्ट में 23 पेयर हुए, तो 22 पेयर तो ऑटोसोम हो गए, 2 बचे तो वो 1 पेयर हुआ। 1 पेयर माने 2 क्रोमोसोम्स लिंग का यानी सेक्स का निर्धारण करते हैं। नारी में XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं।
एक्स एक्स क्रोमोसोम आकार और संरचना में समान होते हैं। एक एक्स दूसरा एक्स बिल्कुल वही होगा, आकार भी और संरचना में वही होंगी, परंतु वाई क्रोमोसोम अगर वाई होगा तो वो आकार में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होगा, यानी एक्स क्रोमोसोम बड़ा है और वाई क्रोमोसोम आकार में उससे छोटा है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, इतिहास की तरह से समझिए। स्पर्म बनने की प्रक्रिया, अब पुरुष है तो इस पर हम लोग पुरुष की बात कर रहे हैं आज की पुरुष की, तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। पुरुष में दो प्रकार जो में प्रक्रिया में पुरुष दो प्रकार गैमीट बनाता है। क्या होता है गैमीट? गैमीट नारी या पुरुष के रिप्रोडक्टिव सेल को कहते हैं। एक गैमीट क्या कहते हैं कि नारी या पुरुष के जो रिप्रोडक्शन का सेल है उसको कहते हैं गैमीट। तो अब आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग कहीं बोल देते हैं कि लीवर में ये है, या हम लोग बोलते हैं किडनी में ये है, या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, ऐसे ही ये जो रिप्रोडक्शन सेल का है वो उसको गैमीट बोलेंगे। ठीक है, तो मेल गैमीट को, तो मेल में गैमीट है, मेल का जो सेल है वो स्पर्म है, फीमेल का गैमीट है ओवम है। तो दोनों का अलग अलग है, एक का गैमीट स्पर्म है और एक का गैमीट ओवम है। पुरुष, अब देखिए क्या होता है, दो प्रकार गैमीट को बनाता है। पुरुष के 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। 50% जो पुरुष के जितने स्पर्म हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या 50% और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होते हैं। इसके विपरीत नारी के गैमीट यानी ओवम में, उनमें ओजेनेसिस, उनकी प्रक्रिया कहलाती है ओजेनेसिस। क्योंकि ओवम करता है तो उसको डबल ओ जेनेसिस। यहाँ गैमीट है, स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, वहां ooजेनेसिस कहलाती है, वहां केवल एक्स क्रोमोसोम बनता है। तो यानी समझ रहे हैं कि पुरुष में एक्स भी बनता है और वाई भी बनता है। इसको किताब से भी देखते जाइएगा अपने, वही मिलेगा। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, फर्टिलाइजेशन क्या है, जब ओवम से स्पर्म मिलता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वहां फ्यूजन होता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में नारी के एक्स क्रोमोसोम से अब एक समय में एक ही पेनिट्रेट कर पाता है। तो अगर उसके पास एक्स, मान लीजिए उसके पास एक्स हुआ और एक के पास वाई हुआ, तो एक्स वाला जा रहा है वाई वाला जा रहा है। तो अगर एक्स वाला टकरा गया और वो अंदर पेनिट्रेट कर गया, और नारी के पास तो केवल एक्स ही क्रोमोसोम है, और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम टकरा गया, अंदर पहुंच गया, तो एक्स एक्स माने बेबी जो है गर्ल चाइल्ड होगी। तो बच्चे का सेक्स फॉर्मेशन चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का होगा। और अगर नारी में तो एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन जो ओवम में जब पुरुष के जो 50%, हमने कहा ना 50% क्रोमोसोम वाई होगा, तो यही वाई जब जाकर मिल गया और अंदर पेनिट्रेट कर गया तो बच्चे का सेक्स मेल चाइल्ड का होगा। इस प्रकार नारी और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम या चाइल्ड का निर्धारण पुरुष दोनों के, मतलब ऐसा कि नहीं कि नारी के केवल कर रहे हैं, नारी और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम चाइल्ड का निर्धारण करते हैं। जहां आपको समझ में ना आए बोल दीजिएगा, वहां पर दोबारा कह देंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब एक मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल एक साहब हुए, उन्होंने साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक सिद्धांत बताया। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के गुणों को फैक्टर्स, क्या व्यक्ति के गुणों कैरेक्टर्स को फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो ये फैक्टर क्या है, हमेशा जोड़े में होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, दो भिन्न फैक्टर्स होने की स्थिति में एक फैक्टर डोमिनेंट होगा। अगर दो अलग, जैसे हमारे एक्स और एक वाई, दो फैक्टर है वो है ना, तो एक एक्स फैक्टर एक वाई फैक्टर, तो दो भिन्न फैक्टर होने की स्थिति में एक फैक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा फैक्टर रिसेसिव होगा। यानी अगर, अब इसी पर कि दो कोई भी फैक्टर हो, अगर जो जा रहे हो तो उनमें क्या होगा, एक फैक्टर डोमिनेंट होगा, एक फैक्टर डोमिनेंट होगा
और दूसरा फैक्टर क्या होगा, रिसेसिव होगा, वो स्वीकार करेगा। पहला एक डोमिनेंट होगा, ये हमेशा कैरेक्टर समाज में है वैसे वहां भी है। यदि एक्स और वाई, यदि एक्स और वाई दोनों है, अगर मान लीजिए किसी भी जीव में अगर एक्स और वाई दोनों है तो वाई हमेशा डोमिनेंट होगा। ये मेंडल की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये कह रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होगा, वाई होगा। अगर एक्स रह रहा होगा, वाई होगा, तो वाई डोमिनेंट हो जाएगा, अपना डोमिनेंट होने की वजह से अपना कैरेक्टर छोड़ देगा। तो वाई क्या है, वाई जो है मेल के लिए है, कहा गया है, तो वाई हमेशा डोमिनेंट होगा। तो अगर एक्स और वाई दोनों मिले हैं तो नारी नहीं होगी बल्कि पुरुष होगा, क्योंकि वाई डोमिनेंट है और एक्स सदैव रिसेसिव होगा। इसलिए पिता का फैक्टर ही डिटरमिन करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। दिस इज थ्योरी। इसलिए यह कोई नहीं कह सकता कि अगर नारी हुई या बच्चा बेबी चाइल्ड जो है वो है फीमेल है तो उसके लिए जिम्मेदार मदर। नो, फादर हमेशा। क्यों, अगर वाई जो हमेशा है, अगर वाई रहेगा तो वही डोमिनेंट रहेगा। अगर वाई होगा तो डोमिनेंट वही होगा, एक्स डोमिनेंट नहीं होगा। इसलिए अगर वाई मिला तब तो ठीक है, अगर वाई नहीं मिला तो एक्स रहेगा। तो दोनों एक्स है, दोनों एक्स है। अब कुछ विसंगतियों की चर्चा है इस किताब में, तो उन विसंगतियों के बारे में, एक या अधिक क्रोमोसोम्स की कमी या अधिकता। देखिए, अब क्रोमोसोम हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहा दो चीज कही, आप समझते जाइए। एक हमने कहा ऑटोसोम, ऑटोसोम 22 पेयर यानी 44 आपके ऑटोसोम है। दूसरा पेयर में इसलिए कहा गया कि दोनों नारी पुरुष दोनों। दूसरा हमने कहा एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम है। तो अब विसंगतियां इन्हीं में तो हो सकती हैं, 22 की जगह 46 की जगह 45 हो जाए तो विसंगति है। एक्स वाई में एक्स एक्स वाई हो जाए, या एक्स वाई वाई हो जाए, या एक्स 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 हो जाए, 3 बार हो जाए, तो ये विसंगतियां होगी। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्हीं को। तो एक या अधिक क्रोमोसोम की कमी या अधिकता, या उसके अरेंजमेंट में विरसत, कोई अरेंजमेंट गड़बड़ हो, या एक्स भी हो वाई भी हो लेकिन एक्स वाई वाई हो तो भी तो अरेंजमेंट में विसंगति कारण ये बीमारियां अथवा विसंगति उत्पन्न होती है। कारण निम्नलिखित है। इनके कारण क्या है, ये किताब में शायद नहीं दिया इसलिए मैंने आपको बताया, आप उसको सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। सेल डिवीजन, मियोसिस या माइटोसिस, ये एक प्रोसेस है, उसको मत समझिए। सेल डिवीजन मियोसिस कहलाती है, माइटोसिस कहलाती है। मियोसिस में इक्वली डिवाइडेड होते हैं, मिटोसिस में उसी तरह बनते हैं, लेकिन मियोसिस में सेम तरह के बन जाते हैं। तो ये वो अंतर है, वो छोड़ दीजिए, उसको मत आप पढ़िए। सेल डिवीजन में व्यवधान। दूसरी, मदर की उम्र का अधिक होना, मदर की उम्र अधिक है तो भी ये हो सकती है। तीसरा, एब्डोमिनल रेडियोलॉजी, कहीं आप वहां पर उस समय जिस समय भ्रूणावस्था में है कहीं रेडियोलॉजी हुई हो तो उससे भी विसंगति हो सकती है। चौथा है ड्रग्स या केमिकल्स का प्रयोग, LSD, ये एक ड्रग है, लाइसर्जिक डाइइथाइलामाइड है। तो LSD को कोई सेवन कर रहा हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग्स, इस तरह के ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ड्रग्स जो लेने वाले जो है वहां प्रॉब्लम होती है। एडनोवायरस टाइप 12 तथा हेपेटाइटिस वायरस, 2 वायरस ये है टाइप 12 वाला, एडनोवायरस और हेपेटाइटिस वायरस, इनमें कहीं प्रॉब्लम, ये कहीं प्रभावित कर चुके हों तो भी ये विसंगति हो सकती है। और ऑटो इम्यूनिटी, थायराइड ऑटो एंटीबॉडी, जैसे इस तरह का ऑटो इम्यूनिटी वाली जो होती हैं उन बीमारियों में भी हो जाएगा। और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है। एबनॉर्मलिटी, विसंगतियां क्या है किताब में दिखा। मंगोलियन, इसको डाउन्स, मतलब कोई डाउन वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने इसको सिंड्रोम बताया। सिंड्रोम माने बीमारी का, सिंड्रोम माने होता है कई लक्षण हो, कई बीमारियां हो, कई लक्षण हो, कई बीमारियों के लक्षण हो तो सिंड्रोम की तरफ होगा। तो इसे मंगोलियन कहा गया। तो जो मंगोलियन चाइल्ड है उनको डाउन सिंड्रोम हमेशा आता है क्वेश्चन की, डाउन सिंड्रोम क्या है। तो अब डाउन सिंड्रोम में देखिए क्या है, यह वास्तव में ऑटोसोम की विसंगति, नोट कर लीजिए आप, यहीं से नोट करिए, यह वास्तव में ऑटोसोम की है, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति नहीं है। इसमें एक अतिरिक्त ऑटोसोम होता है,
यानी 45 तो 45 होना चाहिए, कितना 44 होना चाहिए ना, 23 22 दूनी 44, 44 होना चाहिए, इसमें क्या है 45 हो गया है। तो ये ऑटोसोम की प्रॉब्लम है। एक्स एक्स है वो ठीक है, अगर 45 है एक्स वाई है तो एक्स वाई तो बिल्कुल सही है, मेल चाइल्ड है, लेकिन 45 है यानी ऑटोसोम में गड़बड़ी है। तो यह मंगोलियन वाला बीमारी नारी और पुरुष के लिए ना होकर के बल्कि पुरुष हो या नारी होगा, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन ऑटोसोम की समस्या है। ये फिनोटाइप कहलाती है। अब आगे पढ़िएगा, फिनोटाइप बताएंगे वो सब में, लेकिन ये नोट कर लीजिए कि फिनोटाइप क्या है। 45XX या 45XY, यानी यहाँ 44 की जगह 45 हो गए हैं, वहां 44 की जगह 45 हो गए। XY ठीक है, XX में चाइल्ड, बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, और उसमें मेल चाइल्ड। इसमें लक्षण क्या होंगे? अविकसित ब्रिज वाली छोटी नाक, जो नाक होगी छोटी होगी, और ब्रिज जो है, जो ब्रिज बना है वो ठीक से ब्रिज नहीं बना होगा। नाक के दोनों ओर आंखों का एंगल झुका होगा, नाक के दोनों ओर जो आंखों का एंगल है वो झुका होगा, थोड़ा आंखें झुकी होंगी, एंगल। कान की साइज शेप असामान्य होगा, नॉर्मली जो फर्स्ट या सेकेंड टो के बीच, फर्स्ट व सेकेंड टो, अब हाँ पैर में टो, फर्स्ट और सेकेंड टो के बीच चौड़ाई अधिक होगी, और समय तो ठीक होगा, यहाँ चौड़ाई अधिक होगी। आईक्यू क्या होगा? सामान्य से कम, केवल सामान्य मानसिक कार्य कर सकते हैं, सामान्य से कम होगा, केवल नॉर्मली जो मानसिक कार्य वही कर सकते हैं। शारीरिक विकास धीमा, और 15 वर्ष के बाद विकास रुक जाएगा। ये मंगोलियन चाइल्ड है। तो मंगोलियन चाइल्ड जब भी कभी बात करें तो वो ऑटोसोम की गड़बड़ी है, सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। सेक्स क्रोमोसोमल विसंगतियां क्या है? अब टर्नर एक वैज्ञानिक हुए, उनके नाम पर टर्नर सिंड्रोम हो गया। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, जैसे एक टर्नर में कम होता है, एक 44X हुआ। अब 44 तो ठीक है, 22 दूनी 44, लेकिन ये X है, दूसरा या तो Y हो या X हो, वो नहीं है। तो यानी X क्रोमोसोम है तो महिला होगी, X है इसलिए महिला होगी, लेकिन एक क्रोमोसोम कम है तो कुछ विसंगति तो आ जाएगी। तो यानी अगर X महिला, X है तो महिला है, क्योंकि Y है नहीं तो X महिला होगी, लेकिन X ही है और आगे X दूसरा वाला नहीं है, तो इसमें महिला तो होगी लेकिन विसंगति हो जाएगी। तो ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति है, ये जीनोटाइप है, मतलब जीन्स में ही गड़बड़ी है। जीनोटाइप अब भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। आकार क्या होगा? इसमें आकार में कद छोटा होगा, अविकसित सेक्स ऑर्गन होंगे, क्योंकि महिला है लेकिन अविकसित सेक्स ऑर्गन होंगे, ओवरीज अविकसित होगी, स्त्रियोचित उभार कम होगा, मानसिक चक्र नहीं होगा, एक्स में एक मिसिंग है, बांझपन होगा लेकिन मानसिक बौद्धिक क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि 44 तो उसके पास है, बांझपन तो हो जाएगा लेकिन मानसिक कहां से आएगा? 44 से आएगा ना, मानसिक बौद्धिक क्षमता कहां से आएगी? 44 से आएगी, वो तो बराबर है, ऑटोसोम पूरा है, ऑटोसोम में गड़बड़ी नहीं है, केवल एक्स कम है। तो यानी महिला तो होगी लेकिन महिला में एक एक्स कम है, यानी महिला की जो महिलाओं के जितने भी आपके गुण होंगे उनमें सब में कमी आएगी। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम अधिक होगा, टर्नर में कम होगा, यहाँ अधिक होगा। जैसे 44 तो होगा, XXY हो गया, तो Y है इसलिए पुरुष हो जाएगा, ये तो तय हो गया, Y है इसलिए पुरुष हो जाएगा। लेकिन 44 44 तो सही है, 22 दूनी 44 वहां सही है, X, लेकिन अगर Y ना होता तो X हो जाता, या एक X कम होता, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम अधिक हुआ, तो ये भी जीनोटाइप समस्या हो गई। इसमें क्या होगा? आकार, ये पुरुष है क्योंकि Y है इसलिए पुरुष है, पुरुषों का कद लंबा होगा, इसमें इनके पैर व बाहें धड़ के अनुपात में अधिक लंबे होंगे। एक 2X है Y, मतलब क्रोमोसोम में दोनों दो है, 2 होते हैं, यहाँ 3 है तो 2। टेस्टिस अविकसित होंगे, क्यों? क्योंकि
कोई तो विसंगति इन्हीं में आनी है, टेस्टिस अविकसित होंगी, अतः स्पर्म नहीं बनेगी। अब टेस्टिस अगर वही प्रोडक्शन होना है तो स्पर्म बनेंगे नहीं, पुरुषोचित गुण नहीं होंगे, पेनिस अविकसित होगा, क्योंकि जो दो गुण है, जो टेस्टिस और पेनिस दोनों अविकसित होंगे। इनके स्तन भारी होंगे, क्योंकि डबल एक्स है तो वो भी लेडी तो है, तो इनके स्तन भी भारी होंगे, पुरुष है लेकिन स्तन भारी होंगे। फिर आएगा यूनक, इसको नपुंसक हिजा बोलते हैं। ये ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल दोनों एब्नॉर्मलिटी है। ऑटोसोम भी गड़बड़ी है और सेक्स क्रोमोसोम भी गड़बड़ी है। ऑटोसोम में माने 44 होने चाहिए, 44 नहीं होंगे, और उधर सेक्स में XX या XY होना चाहिए तो वो नहीं होंगे। जैसे 46 हो जाएंगे, 46 XXY। अब 46 भी गड़बड़ी है, 44 होने चाहिए, वहां 2 अधिक हो गए। XX होना चाहिए या XY होना चाहिए, यहाँ XXY हो गया, ये भी गड़बड़ी है। 2046 है XYY, तो ये भी गड़बड़ी है। 46 होने चाहिए 44, 46 हो गए, और XY होता या XY होता या XX होता तो YXYY हो गया, ये भी गड़बड़ी है। और 46X हो गया तो भी गड़बड़ी है, 46 वहां और X। तो इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों की समस्याएं होंगी। यूनक का प्रयोग सर्जरी, देखिए जो शब्द है उस शब्द की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शब्द का जो प्रयोग हम लोगों ने किया है यूनक, इनको नपुंसक क्रीड़ा के लिए प्रयोग सर्जरी द्वारा, सर्जरी कुछ कहीं कहीं किसी देशों में कर दिया जाता है, बधिया करते हैं, स्पेशली जानवरों को तो करते हैं। शेयर नहीं हो रहा क्या, ये हो रहा है? हाँ हाँ हो रही है सर, सिर्फ चला गया था एक बार। चला गया था ना? हाँ, एक सेकंड, अब दोबारा आराम से, अब हो रहा है? जी सर, आ रहा है। ठीक। हाँ सर। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समस्या होंगी। तो यूनक का प्रयोग सर्जरी द्वारा बधिया बनाए गए पुरुषों के लिए किया जाता है। इसको किसी सर्जरी द्वारा जो जहां प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आप उसको नहीं करें तो वो उसको ऑपरेट कर दे तो नहीं हो। ऐसे जानवरों के लिए ये किया जाता है। तो जो बैल हमारा कंसेप्ट है, वो वृषभ से बैल जो बना हुआ है वो यही सिस्टम से बना हुआ है, वो भी सर्जरी द्वारा होता है। ठीक है, पेनफुल है वो, लेकिन सर्जरी द्वारा वो करते हैं उसको, और वो वर्चुअली वहां जो, इसलिए बैल कहलाते हैं वो। तो बैल जो होते हैं वो बधिया किए हुए हैं, और अदरवाइज वो वृषभ हो जाता है। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग सांड, तो सांड तो है, और अगर सांड से बैल बनाना है तो ये सिस्टम ये लागू होता है। इनक्वाइड उन पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें सेक्स ऑर्गन अविकसित होंगे, अर्थात वे न तो प्रजनन के योग्य होंगे और न ही यौन संबंध बना सकेंगे, इन्हें इम्पोर्टेंट इनफर्टाइल कहेंगे। तो ये जो वास्तव में शब्द है इनोकॉइड, लेकिन यूनक का प्रयोग करते हैं, यूनक कह देते हैं, लेकिन वही है इनोकॉइड। फिर द्विलिंगी व्यक्ति, अब ये भी एक विसंगति है। ऐसे व्यक्तियों में पुरुष और महिला दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, पहले ही अनुवांशिक रूप से है। क्या है? एक शब्द आता है, आप लोग हर्माफ्रोडाइट, इसमें या तो XX क्रोमोसोम होंगे अथवा XY क्रोमोसोम होंगे, परंतु दोनों में ये है, XX क्रोमोसोम होंगे या XY क्रोमोसोम होंगे, परंतु इनमें एक ओवरी और एक टेस्टिस दोनों प्राथमिक अंग होंगे। तो एक ओवरी मिल जाएगी और एक टेस्टिस मिल जाएगी। तो बेसिक वेजाइना होगी जो नॉर्मल जन्म के जैसे होता है शुरुआत में, लेकिन आगे विकसित नहीं होगी। स्क्रोटम अलग अलग होंगे, टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे। अब टेस्टिस अगर शरीर के अंदर है तो प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, यानी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। उसको टेम्परेचर चाहिए 35, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में। तो स्क्रोटम
अलग अलग होंगे, लेकिन टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे, तब क्या होगा, तब यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। उधर वहां एक ओवरी एक टेस्टिस दोनों प्राथमिक होंगे, बेसिक वेजाइना होगी, तो आप मेन चीज नहीं होगी, तो इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। दूसरा क्या है, फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, ये जेनेटिकली नारी होंगी, मतलब नारी होगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन पुरुष की तरह सेक्स ऑर्गन दिखते हैं, दिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं एक नारी है लेकिन पुरुष की तरह दिखेंगे। क्लैटोरिस बड़ी होगी जो पेनिस की तरह दिखेगी। लेबिया फ्यूज्ड होंगी, दोनों लेबिया फ्यूज होंगे जो स्क्रॉटम टेस्टिकुलर थैले की तरह लगेंगे। और वेजिना प्रारंभिक दशा में होगी जो डेवलप नहीं होगी, इसलिए ये फीमेल वाला कहा गया है। मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, ये पुरुष होंगे जेनेटिकली, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। नारी की तरह अंगों का विकास होगा, यथा स्तनधारी होंगे। टेस्टिस प्रारंभिक दशा में, लेकिन बाद में अविकसित, पहले तो होंगे लेकिन बाद में उनमें विकास नहीं होगा। पेनिस छोटा होगा। टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे, फिर वही प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लटकते नहीं है, लटकना चाहिए। स्क्रॉटम में 2 शाखाएं होंगी, जैसे प्रारंभिक वेजिना हो, 2 शाखाएं तो होंगी लेकिन प्रारंभिक वेजिना की तरह लगेंगे, तो ये भी मेल। अब हम लोग जेनोटाइप फिनोटाइप की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज जेनोटाइप? जब किसी व्यक्ति के सेक्स का पता क्रोमोसोमल टेस्ट से चले कि वो पुरुष है या नारी, तो जेनोटाइप कहेंगे। हम ये बता सके हमने देखा उसको, और उसका पता कहां से कि पुरुष है या नारी है, केवल क्रोमोसोमल सेक्स पता टेस्ट कर बताए, तो वो हम लोग कहेंगे जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? जब कोई व्यक्ति बाहर से क्या दिखता है इसके आधार पर जाना जा सके, तो फेनोटाइप है। तो देखें आप कि आपको लगे कि ये नारी है, तो ये आपको फेनोटाइप में यही हुआ। लेकिन जब जेनोटाइप देखे तो वहां मालूम हुआ कि आप ऐसा नहीं, वो पुरुष है। तो ये विसंगतियां हैं उनकी बात। सेक्स क्रोमोसोम क्या है? एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है। बार बार पहले भी कह चुके हैं कि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। जब सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होंगे, अगर दोनों एक्स एक्स होंगे, तो वे होमोसोम्स कहलाते हैं। होमो नेचुरली हम बात कर रहे हैं, होम माने समान, सोम्स। जब दोनों सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स एक्स होंगे तो वो उसको होमोसोम कहेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रोसोम कह देंगे। अब कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेने चाहिए हम लोग, इसी को कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। जैसे हम लोग कहें ग्रोथ क्या है, तो मेडिकल में एन इंक्रीज इन लेंथ, हाइट एंड डायमेंशन, वेट, वॉल्यूम। अगर आपकी लंबाई, हाइट, डायमेंशन, वेट, वॉल्यूम ये सब बढ़ता है तो ये ग्रोथ कहेंगे। लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, मोटाई बढ़ जाए, आपका वजन बढ़ जाए, है ना, तो अगर ये है तो इसको ग्रोथ कहेंगे, भाई ग्रोथ हो, यस ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है? मेडिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। इट इज मैच्योरिटी ऑफ अ सेल, organ or body to carry out normal standard physiological functions। अब डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, सब हो गई, लेकिन क्या डेवलपमेंट यानी हर जो भी जितने हमारे सिस्टम है उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनको सोचने समझ, जहां अगर ब्रेन का है सोचना समझना है, अगर सेक्स ऑर्गन का है तो उनको भी डेवलप होना है। अगर वो अपने फंक्शन को नहीं कर पा रहे हैं तो यानी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में नहीं है। मेच्योरिटी ऑफ अ सेल होना चाहिए, और ऑर्गन और बॉडी टू कैरी आउट नॉर्मल स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम करने। अगर आप 15 वर्ष के हैं तो आप 15 वर्ष के बच्चे की तरह सोचना चाहिए। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 40 वर्ष के उम्र के व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। अगर आप सोच पा रहे हैं 10 साल की उम्र के, तो डेवलपमेंट नहीं है, भले ग्रोथ लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। ठीक। तीसरा क्या है? एम्ब्रायो, ग्रीक वर्ड है ये। लाइफ दैट ग्रोज इन सम लिविंग बॉडी, इसको एम्ब्रायो बोलते हैं। हम बोलते हैं एम्ब्रायो यानी क्या है? लाइफ, वो जीवन जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। जाइगोट क्या है? ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट। ओवम के अंदर जैसे ही स्पर्म का प्रवेश होता है तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। इट इज अ सिंगल सेल, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल का नाम दिया जाता है उसका नाम है जाइगोट। प्रीनेटल पीरियड क्या है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन यूट्रस इज प्रीनेटल पीरियड। यानी जो मां के गर्भ में जब आप कोई है बच्चा तो उस समय जो रहता है वो प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। उसी समय विकास होगा, उसी समय होगा, लेकिन वो अंदर रहेगा गर्भ के अंदर। पोस्टनेटल क्या है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द यूट्रस आफ्टर बर्थ। बर्थ हुआ और यूट्रस से बाहर आ गया तो वो जो है, वो जो ग्रोथ हो रही है वो पोस्टनेटल पीरियड की ग्रोथ है। गैमीट, it is a reproductive cell, male or female, capable of entering into process of fertilization। ये कोई भी मेल या फीमेल है उसका रिप्रोडक्शन सेल है जो किसी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को करने के लिए तैयार है। ओवम मैच्योर हो, ओवम जब मैच्योर होगा, ओवम मतलब मैच्योरिटी में ओवम बोलते हैं, तो जब मैच्योर होगा तो ओवम, तब वो गैमीट कहलाएगा। उसी तरह स्पर्म जब बन जाएगा स्पर्म तब होगा। प्रोसेस लंबा है, वहां बनने का प्रोसेस, वहां भी ओवम बनने का प्रोसेस लंबा है, यहाँ भी स्पर्म बनने का प्रोसेस लंबा है, तो वो मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं। अब हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल, अब मेल के शुरुआत हो गए। किसी भी पुरुष में स्पर्म का निर्माण 14-15 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, से लगातार होता रहता है। वैसे कोई अंतिम उम्र का उल्लेख नहीं किया जाता है, परंतु सामान्यतः 80-85 वर्ष के बाद फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो नहीं नॉर्मली, लेकिन कोई एज निर्धारित नहीं है। वो कहते हैं कि अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड तो खैर नहीं है, फिर भी एक नॉर्मल वो है। दूसरा, पुरुषों में प्राइमरी सेक्स, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अभी आगे डिफाइन होगा। पुरुषों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है जो प्रारंभ से ही रहते हैं। ये किसी पाउच में, जैसे स्क्रोटम कहा जाता है, थैला की तरह होता है स्क्रोटम, थैला बैग में सुरक्षित शरीर के बाहर लटके होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं? क्योंकि वो वही ऑर्गन जो कोई जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। उसी वहां भी लेडीज में यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जहां पर कि उसका जो प्राइमरी जो उसका सेक्स ऑर्गन माने कोई जो उनका स्पर्म है वहां ओवम है, जहां ओवम डेवलप होता है, जहां ओवम बनता है, और जो कोई हार्मोन्स निकालेंगे, जैसे टेस्टिस भी है, प्रारंभ रहेंगे और ये पाउच में लटके रहेंगे और ये यही वास्तव में स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे और ये जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे और ये कोई हार्मोन निकालेंगे। तो इसलिए ये शरीर के बाहर लटके होते हैं, जो ये लटके रहते, नीचे रहते हैं। स्पर्म के उत्पादन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्म बनना की प्रक्रिया क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस सामान्यतः, अब यही नोट कर लीजिए जो किताब में लिखा हुआ है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संभव है। ये जो प्रोसेस होता है, ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया जो है पूरी, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर संभव है। जो हमारा 98.4 डिग्री है वही है, 35 डिग्री 37, वो 37 है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर संभव है। अब शरीर के बाहर अगर न लटके होते तो क्या होता? बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 के आसपास है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंदर गर्मी होती, शरीर का ताप मेटाबॉलिज्म के दौरान बढ़ता है। कैसा? हम लोग खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। दौड़ देंगे, व्यायाम करेंगे तो बढ़ेगा। तो सामान्य दिशा में भी 37 डिग्री होगा, तो यानी स्पर्म बन ही नहीं पाएगा। अतः शरीर के अंदर रहने पर उत्पादन प्रभावित होगा। जन्म के पूर्व टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। जन्म के पहले
सो दोनों एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, किंतु जन्म के पश्चात वे बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये प्रगति है, ठीक है। टेस्टिस आकार में ओवल या अंडाकार होते हैं, ओवल शेप। लंबाई क्या है? 4-5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2-3 सेंटीमीटर होती है। तो 4-5 2-3 मतलब 2-3 3-4 2-3 4-5, तो लंबाई 4-5 और 2-3। ये देखिए आकृति देखिए, एब्डोमेन कैविटी है, ऊपर नीचे इंगुइनल कनाल है, यानी इंगुइनल कनाल जो है 2 होल टाइप के होंगे, उनसे निकले होंगे, और ये इनसे पाउच होगा, और इस पाउच में ये टेस्टिस जो दिखाई जाएगा, टेस्टिस आपको पढ़ने में आ रहा होगा, तो टेस्टिस है। अब 2 मसल्स के हम स्क्रोटम माने जो बाहर फैला है पूरा, दोनों कवर कर रहा है, वो है दोनों 2 टेस्टिस अलग अलग दिखाए गए हैं, और ये स्क्रोटम ये है। अब इसमें 2 मसल्स का उसमें करेंगे, 2 पहले देख लीजिएगा। एक लिखा हुआ डार्टोज मसल्स स्मूथ, और दूसरा लिखा क्रिमेस्टर मसल स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होती है ये हम लोग जानते हैं, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज स्केलेटल मसल? नहीं, एब्डोमिनल मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं, मसल, वॉलंटियर मसल्स को, मतलब हाँ ये एग्जैक्टली ठीक। जो वॉलंटरी मसल है वो कहलाती है। तो एब्डोमिनल की मसल, कुछ मसल्स आपकी क्या होती है, वो आपके नियंत्रण पर करती है। आप करते हैं ना, आप कोई व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो पेट को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, जो मसल ही तो है, जो ऊपर नीचे करते हैं। तो कुछ मसल्स जो होती है स्केलेटल मसल होती है, तो क्रेमेस्टर मसल स्केलेटल मसल है जो इसको बांधे हुए है। एक तो दूसरी मसल क्या है? डार्टोज मसल, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को उनको कहते हैं जो शरीर के ऑर्गन, अंदर के जो ऑर्गन है वहां होती है, जिनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं। इन मसल का प्रयोग क्या है कि जब चाहे तो एक तो प्रकृति, गर्मी पड़ी तो ये बाहर आ गए, ठंडक पड़ी तो और ऊपर चले गए। तो कुछ तो किया आपको डार्टोज मसल ने, स्मूथ ने, और कुछ आपने क्रेमेस्टर मसल, स्केलेटल मसल, इनसे भी आप खींच सकते हैं। तो ये प्रकृति में है कि आपको, क्योंकि टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर से दूर रखना है उनको, उनका 2 डिग्री वैसे नॉर्मल कम होना चाहिए सेंटीग्रेड के हिसाब से। तो अब अगर आपका टेम्परेचर 37-38 होने लगे या बुखार आ जाए, तो उनको नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के ताप को सहन नहीं पाएंगे, प्रोडक्शन तो वो लगातार हो रहा है। तो इसको इस चित्र के आधार पर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। चित्र 2 अभी बाद में करेंगे, पहले चित्र 1। प्रीनेटल पीरियड में दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। जन्म के समय इंग्युइनल कैनाल से नीचे शरीर के बाहर निकल आती हैं। एब्डोमिनल मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। चित्र 1, जो शरीर से दूर खींची जा सकती है और शरीर के पास भी लाई जा सकती है, ठीक है। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एब्डोमिनल मसल्स स्केलेटल मसल होती हैं, शरीर के बाहर की जा सकती है, और कुछ डार्टोज मसल है और शरीर के बाद लाई जाती है। टेस्टिस 2 अलग अलग होती हैं और एक पाउच में बंद होती है जो स्क्रोटम कहा जाता है। चित्र में देखा हम लोगों ने, इस पाउच को ऊपर नीचे खींचने के लिए 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक स्केलेटल मसल जिसे क्रिमेस्टर मसल कहते हैं, दूसरी स्मूथ मसल जिन्हें डार्टोज मसल कहते हैं। चित्र 1, दोनों मसल्स की सहायता से स्क्रोटम और टेस्टिस को ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। स्क्रोटम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी खींच सकते हैं। दोनों टेस्टिस में तापमान के नियंत्रण निम्न के लिए महत्वपूर्ण है ताकि स्पर्म का उत्पादन निरंतर होता रहे। ये वहां का ये स्ट्रक्चर आपका उसमें आया। अब और अंदर की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी तो बाहर की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए, अब आपको चित्र थोड़ा सा दिखा दें, फिर आप अब चित्र 2 देख लीजिए, ठीक है।
ये इसको हम लोगों ने क्या किया, कट साइज कर दिया, और जो ट्यूब है जो अंदर पड़ेंगे लोब्यूल्स, उनको हम लोगों ने कट साइज कर दिया, और इसमें देखिए एक उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक वो है। आगे बता दें, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बता दें, वो तो बता दें, फिर हम उसको आते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में, अब नोट यहीं से नोट करना शुरू करिए, यहीं से मतलब मेन और अंदर शुरू हो गया। प्रत्येक टेस्टी में, एक ही टेस्टी की बात कर रहे हैं, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इनको लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल कह सकते हैं आप, टेस्टिकुलर लोब्यूल की जगह लोब्यूल भी कह सकते हैं। प्रत्येक लोब्यूल में, इस एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स। तो 250 लोब्यूल्स, एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं। प्रोडक्शन का स्थान कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बड़े आकार वाले सर्टोरी सेल्स होते हैं। अब आपको यहां से दिखा दें, ये देखिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम लोगों ने एक कट सेक्शन लिया है, और उसमें कहा कि वो, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक छोटा पहले दिखाया, और दूसरा उसमें क्या है, इस पर देखिए, इसमें क्या है आप देख रहे होंगे पीले पीले वाले, तो ये सर्टोली सेल्स है, बड़े 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 जाइंट जो है सेल है, ये सर्टोली सेल है, ठीक। इनके बीच बीच में टाइट जंक्शन में बंधे हुए स्पर्मेटोगोनियम, इनको जर्म सेल कह सकते हैं हम लोग। जर्म सेल माने हर शरीर के हर जो जहां भी प्रोडक्शन इस तरह का होगा या विकास होगा, वहां आपको जर्म सेल कहला मिलेंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम आर सेड टू बी जर्म सेल। ये क्या होता है, सर्टोली सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन से बंधे होते हैं। टाइट जंक्शन माने जो वो उसी के बीच में फंसे हुए होते हैं ताकि निकल लगे सके हर जगह। तो ये सर्टोली सेल्स, उनके क्या बड़े सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम मेन सेल है जो जर्म सेल है जिनसे प्रोडक्शन होना है। बाहर का वातावरण जो होगा, ये देखिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अभी लोब्यूल के अंदर है, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2-3 है, तो एक लोब्यूल की बात हो रही है, लोब्यूल के अंदर 2-3 है, तो ये एक की बात है। फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, बाहर स्पेस है, 2-3 है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनके बाहर जगह है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। और सेल्स ऑफ लीडिंग सुन लीजिए, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सुन लीजिए, बस यहां तक आपको, आगे फिर इसके शब्दों का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बड़े आकार वाले सर्टोरी सेल्स, SERTOLI सर्टोली सेल्स होते हैं जो टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं। इन्हीं सर्टोरी सेल्स को नर सेल भी कहते हैं। नर सेल माने जो पालन पोषण करें, तो नर सेल इनको कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहलाते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर सर्टोली सेल्स, तो आप कह सकते हैं कि नर सेल हैं और यही पालन पोषण करते हैं। ये सभी सेल्स को पोषण देते हैं और सुरक्षा भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और आपको पोषण, न्यूट्रिशन भी और डिफेंस का, दोनों का आपको कहीं। इन्हीं सर्टोली सेल्स के बीच में अभी दिखाया है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं। इन्हीं से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। यही स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, इन्हीं से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। इनको ही जर्म सेल कहा जाता है। लोब्यूल्स के अंदर ही, किंतु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, लोब्यूल में 3, हमने बताया ना, एक लोब्यूल में 3, 1 या 3, सब 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अब लोब्यूल के अंदर होगा, और अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसके बाहर होगा। तो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, माने जो बाहर का स्पेस है उसको हमेशा इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। दोनों का आंतरिक स्थान उसको कह सकते हैं। आंतरिक स्थान, अंतर का स्थान है। यहाँ सेल्स ऑफ लीडिंग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वो है, सेल्स ऑफ लीडिंग होती है। ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक प्रकार, एंड्रोजन हम लोग
पढ़े हैं कहीं पर? अभी नहीं पढ़े होंगे ना? एंड्रोजन कौन निकालता है? एंडोक्राइन सिस्टम में सर। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में है। तो एंड्रोजन हमारा जो है कौन निकालता है? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे, अब आएगा उसमें, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा दिया वो वाला, तिवारी जी आज लेंगे, क्लास शुरू करेंगे। तो ये अभी वहां पर नहीं आएंगे, लेकिन उनका 3 दिन का वो क्लास होगा। सेल्स ऑफ लीडिंग होंगे। ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक प्रकार है, वो उस हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि बाहर होते हैं इसलिए इनको सेल्स ऑफ लीडिंग कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। वस्तुतः मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 भाग में, कैसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म का उत्पादन करते हैं और हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स, तो इसमें रेटेड टेस्टी, वासा इफ्रेंशिया, ये नाम है रेटेड टेस्टीज, RETETES TIS टेस्टीज या TES कह दीजिए। वासा इफ्रेंशिया EFFERENTIA, वासा इफ्रेंशिया बाहर निकलने के लिए। इपीडिडाइमस और वास डिफरेंस, ये एक्सेसरी डक्ट्स है जो आगे चल के। फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनमें सीमेन के पार्ट्स का सीक्रेशन होगा। अब जो हम लोग देखते हैं, जो मेल से निकलता है वो स्पर्म नहीं होता केवल, उसमें सीमेन होता है। क्यों? उसमें सीमेन के साथ साथ कुछ और भी जुड़ा होता है सीमेन में, यानी स्पर्म के साथ साथ कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड भी, तरल भी और सॉलिड भी, तो उसको कंपोजिट कह दिया जाता है सीमेन। ठीक है, तो सीमेन के पार्ट का सीक्रेशन होता है। ये सेमिनल वेसिकल एक्चुअली ग्लैंड्स, सीमेन के पार्ट का जो सीमेन के जो कौन पार्ट है उनका सीक्रेशन इसी से होता है, ग्लैंड से। क्या है इसमें? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 मेन है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भूमिका, अब हम लोग एंडोक्राइन करते हैं, हर जगह विकास में काम होता है, उनकी चर्चा सुन लीजिए। एंड्रोजन जिसका मुख्य भाग टेस्टोस्टेरोन है, को सीक्रेट करने वाले सेल्स ऑफ लीडिंग स्वयं में सक्रिय नहीं होते। हमने कहा देखा था सेल्स ऑफ लीडिंग, ये सेल्स ऑफ लीडिंग हमने देखा ना। देखिए सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? सेल्स ऑफ लीडिंग, LEYDIG है ना, इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं हम लोग। अब देखिए एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन यह निकालने के बाद वही बता रहे हैं कि कैसे निकलता है। एंड्रोजन जिसका मुख्य भाग टेस्टोस्टेरोन है, को सीक्रेट करने वाले, ये कौन करता है? सेल्स ऑफ लीडिंग निकालते हैं इसके, ये टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, लेकिन स्वयं में सक्रिय नहीं होते। अब कैसे होता है? 13-14 वर्ष की उम्र होने पर बॉय चाइल्ड का हाइपोथैलेमस ब्रेन, हाइपोथैलेमस समझ रहे हैं है ना, तो वो ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस एक निर्देश देता है जिससे क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम है। GN को गोनाडोट्रोपिन और R से रिलीजिंग हार्मोन, वो सीक्रेट करता है। 13-14 वर्ष की हुए नहीं बच्चा, बॉय चाइल्ड, वैसे GnRH हाइपोथैलेमस ने कहा इसको निकालना शुरू कर दिया। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पास जाएगा और उस एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा वहां पर, और क्या कहेगा कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा जो 2 हार्मोन निकालेगी। अब उसको उसने कह दिया कि आप स्टिमुलेट करिए अपने को, तो उसने कौन है? ये इनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये कौन से हैं? उनका नाम एक FSH होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, यानी इसका नाम ICSH भी कह सकते हैं। LH को क्या कहेंगे? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH या ICSH ये 13-14 वर्ष की उम्र में क्या होता है? किशोर के सेल्स ऑफ रीडिंग को स्टिमुलेट करेगा। ये जो आपका सेल है, ये आपका LH उत्पन्न हो गया। LH जैसे उत्पन्न हुआ तो ये क्या करेगा? आप जो पुरुष है, किशोर है, उसके सेल्स ऑफ रीडिंग को स्टिमुलेट करेगा, और सेल्स ऑफ रीडिंग अब एंड्रोजन यानी मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करने लगेंगे। अब ये सीक्रेशन क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, तो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसी के साथ ही मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वही है, आपका पेनिस है, टेस्टी है, वो है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? टेस्टोस्टेरोन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। अब परिवर्तन क्या होगा? पेनिस के आकार में परिवर्तन, आकार मोटाई में परिवर्तन, आवाज में भारीपन, दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होगा, हाइट बढ़ेगी और ग्रोथ होगी। ये डेवलपमेंट होंगे, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। ये उसके पूरा है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अब दूसरा एक और हार्मोन सीक्रेट होगा, ये FSH है। वस्तुतः स्पर्म के उत्पाद, अब देखिए क्या है, यहीं पर कहानी, थोड़ी सी कहानी है। FSH भी पैदा हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्पर्म के उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत इम्पोर्टेंट, वो बहुत आवश्यक भूमिका जो एंड्रोजन अभी वो निकाल रहा है ना, सेल्स ऑफ रीडिंग, तो वो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत आवश्यक है, परंतु वास्तव में स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जाकर पुनः जाएगा। वही बनाना कहाँ है? स्पर्मेटोगोनियम को वही बनाना है, और स्पर्मेटोगोनियम पे जाएगा और जाने के बाद फिर वापस आना चाहता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या है? FSH है। वो प्रोसेस ना हो, FSH जाकर सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जो मोटे वाले बड़े वाले हैं। इसके प्रभाव से सर्टोली सेल्स एक केमिकल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे, तो वो इनको पकड़ लेगा, टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेगा, तो टेस्टोस्टेरोन को सेल के अंदर रोक लेगा ताकि वो बाहर ना निकल सके। ठीक। अब निगेटिव फीडबैक हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। पार्चुरेशन के लिए पॉजिटिव फीडबैक होता है और नॉर्मली अधिकांशतः निगेटिव फीडबैक होता है। निगेटिव फीडबैक क्या है? आपने कहा कि क्लास के आवर बहुत अधिक हो गए हैं, तो किसी को खबर दे दिया, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई है तो आप खबर दे दिया कि बहुत पढ़ा रहे हैं आजकल, तो आपने तुरंत उसने हमको निर्देश दिया कि कम पढ़ाइए, हमने रोक दिया। उसने ऐसा हमको कर दिया, बिजली के बंद कर दिया। तो ये सब सारे फीडबैक है निगेटिव। जब टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बहुत अधिक हो जाएगा तो ब्लड लेवल में चला जाएगा, ब्लड लेवल में दिखाई पड़ने लगेगा। आवश्यकता से अधिक बनने पर रक्त में उपस्थित रिसेप्टर, हमारे शरीर में हर जगह गुप्तचर बैठे हुए हैं, इनको रिसेप्टर कहा जाता है। हर जगह, हर साल सूचना, दरबान, रिसेप्टर, गुप्तचर जो कह लीजिए, रिसेप्टर सूचना पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देंगे कि भैया घटाइए, तो बहुत अधिक हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सीक्रेशन को रोक देगा, तो वो उत्पादन, दो ही तो जिम्मेदार हैं, एक पिट्यूटरी और एक हाइपोथैलेमस, तो दोनों को सूचना देते हैं, अकेले एक को नहीं देते हैं। छोटे मालिक और बड़े मालिक दोनों को दे देंगे। तो छोटे मालिक को दिया तो छोटे मालिक ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया, तो FSH रोक दिया, LH दोनों को रोक दिया उत्पादन। इसी के साथ ये संदेश हाइपोथैलेमस को दे दिया, बड़े मालिक को दे दिया। तो GnRH उत्पादन वो कर रहा था, तो अब उसने इनहिबिटिंग हार्मोन का उत्पादन करना शुरू किया कि इनहिबिट मान रोको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के उत्पादन को रोक देगा। सर्टोली सेल्स भी इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित करेंगे, वो भी चालाक है, उनको मालूम हो गया, वो सर्टोली सेल्स भी वो रोक देंगे। तो हाइपोथैलेमस को कहेगा कि GnRH उत्पादन रोक दीजिए, तो GnRH रुक गया, LH रुक गया, FSH रुक गया, तो आपका टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन घट जाएगा। तो तिवारी जी आपने ज्वाइन कर लिया है? सर प्रणाम। प्रणाम। चैप्टर बहुत बड़ा है ये, मुझे लगता है हमारा खुद ही 2-3 जाएगी क्या?
चलिए एनीवे हम अभी जो है ये यहीं तक आ गया है, पेज पॉइंट नंबर 14 तक, और इसमें एक क्लास कम से कम और होगी। तो क्योंकि आपकी क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग अभी इस क्लास को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, कम से कम एक क्लास और होगी किसी की, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोसेस जो, क्योंकि इसमें मेल के शुरुआत में जो आपका साइकोलॉजी वगैरह है वो, और प्लस इसके वो हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमने पहले प्रारंभ में कहा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कोई सिस्टम है वो है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसके लिए सारे लोग परेशान रहते हैं, है ना। जो जीवन, समाज, घर, परिवार जो यहाँ से सृष्टि है वो यही सिस्टम देता है, इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो तिवारी जी का स्वागत है। तिवारी जी हमारे चीफ फैकल्टी हैं बीएचबी के, उन्हीं से इजाजत लेके मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये वाला, और जो है वो बीएचबी के वो हैं, तो हमने बीएचबी कम पढ़ाई है लेकिन फिर भी एक आध चैप्टर पढ़ा देते हैं। हम जयश्री चौधरी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। वो हमारे सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। तिवारी जी हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, तो अभी वो सेकंड सत्र में है। हमारे बीच डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे प्रमोटर भी है हमारी, और खुद डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। तो अभी हम लोग सर मैं इस पे थोड़ा सा आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि अगर कोई प्रोस्टेट वाली कोई चीज होती है ना, जैसे मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम आगे कुछ और जान सकते हैं उसके बारे में, कि अभी कुछ मैं आपसे पूछ लूं? नहीं, अभी मैं पूछिए, अभी तो क्लास है, आप पूछ लीजिएगा हमको, हम बता देंगे आपको, पॉइंट बता देंगे आपको, आयुर्वेद भी बता देंगे और चाइनीज दोनों बता देंगे, सर ठीक है ना। थैंक यू। डॉक्टर वॉल ने भी, डॉक्टर वॉल मतलब उसी संबंधित, डॉक्टर वॉल के संबंध में भी बहुत बढ़िया पॉइंट 49 आपको मिलेगा, यूबी 49 शायद, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और तो एनीवे हम पॉइंट बता देंगे आपको चाइनीज में, और पॉइंट के साथ भी थोड़ा इसका कारण है ना, कि ये इसका क्या वजह है या इसके पीछे मतलब क्या नेचर। देखिए ऐसा दो चीजें हैं, नॉर्मल आप समझिए, कोई चीज घर में, मान लीजिए कोई आपके लोहा पड़ा हुआ है, लोहा को आपने ब्रेक कर दिया तो कहीं तो स्थान घेरेगा, अगर उसको बाहर आपने निकाल दिया तब तो स्थान शायद न घेरेगा। शरीर की विशेषता क्या है कि जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितने भी हैं, दो ही तरह काम होते हैं, या तो निकल जाए पूरी तरह से, और अगर आप यूज नहीं होता तो ब्रेक जब होते हैं तो ब्रेक भी शरीर यूज कर लेता है, रीयूज करता है। अब मान लीजिए उसमें से कोई रीयूज ना हो सके, तब क्या होगा, वो शरीर के अंदर ही रहेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हुई है। वो कहती है कि जब तक आप उत्पादन की प्रक्रिया में लगे रहेंगे तब तक वो सीक्रेशन करेगा। अब वो सीक्रेशन जब कम होगा, वो लिथार्जिक हो गया, उसने प्रोडक्शन अपने बंद कर, प्रोडक्शन समझिए बंद हो रहा है, कम हो रहा है, उसने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, लिथार्जिक हो गया। तो वो क्या करेगा, वो कमजोर, चाहे कमजोर माने ये मत मानिए कि मोटाई बढ़ रही है तो कमजोर होगा, कमजोर होना, फिर उसके कुछ सीक्रेशंस होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं यूज नहीं हो रहे, अदरवाइज प्रोसेस में यूज होते, वो प्रोसेस चल रहा है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से वहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो नहीं जा रहा है तो रुक रहा है, कहीं रुक रहा है तो टॉक्सिन कोई क्रिएट करेगा ना। टॉक्सिन माने क्या है, शरीर के ही भाग के जो सारे वो जो हमारे दुश्मन हो जाए, दुश्मन कैसे हो जाए, संख्या बढ़ जाए तो दुश्मन, संख्या में कम हो जाए तो दुश्मन तो इस परिभाषा इस तरह है। इसलिए ये सारे, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, क्योंकि उसका काम हो जाता है, तो अपने उसको
वो याद रहता है उसको कि मेरा काम समाप्त हो गया, तो उसमें उसका आकार की वृद्धि होती है, और प्लस कुछ फैक्टर्स की वजह से जो सीक्रेशंस वाले होते हैं उनकी वजह से भी उसके आकार वृद्धि होती है। यही प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना है। जी सर। ठीक है, तो दोनों कारण है। तो वो प्रोसेसिंग का है, आपको एजिंग प्रोसेस में हमेशा सभी को बढ़ता है, तो नॉर्मली बढ़ेगा, लेकिन हाँ कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये अलग, सबका अलग अलग केमिस्ट्री है। कुछ जो है सिक्रेशंस कम होते होंगे, कुछ सिक्रेशन अधिक होते होंगे। जिनका सिक्रेशन अधिक है वहां प्रॉब्लम आ सकती है, उनको अधिक एक्टिव थे, अब बहुत कम एक्टिव हो गए, दोनों में अंतर आ गया। तो हम लोग अभी खिमका सर को याद करेंगे, और शीतल बासुप्रिया भी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। शीतल बासुप्रिया हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। और भी कोई उपस्थित है इसके अलावा क्या? बबली सिंह तो पहले आ चुकी, थैंक यू सर। जयश्री तो पहले भी, जयश्री पहले आ चुकी, तो जयश्री आ चुकी है, यस पहले आ चुकी है, उनका स्वागत है सभी का। बबली सिंह का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनके वचनों को याद करेंगे। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर तिवारी जी को हम थैंक यू सर। जी